वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम हर्षवर्धन मिश्रा और आज के अकाउंट्स की क्लास में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंट्स का चैप्टर 3 मानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स, मतलब अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स कौन कौन से थे, लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, उन सबको कलेक्ट करना, समराइज करना और उन सबको रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे सिद्धांत, मतलब रूल्स कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग को समराइज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उन सबको जितने भी हमारे टर्म्स है, ट्रांजेक्शन्स है। तो कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एट द एंड हमें ये दिखाते हैं कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और कितने अकाउंट्स हमारे डिस्क्लोज, मतलब बंद हो चुके हैं, ठीक है, कि कितना अमाउंट हमारे पास आ चुका है और कितना एक्सपेंस हमारा हो रहा है। आगे देखते हैं। It is therefore necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set rules। मतलब कि ये ऐसे कहता है कि ये हमें इतना इम्पॉर्टेंट है, ये हमें इतना ज़रूरी है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो एट द एंड हमें काम आते हैं, कि इतने भी इम्पॉर्टेंट हमारे ट्रांजेक्शन्स है, बड़े ट्रांजेक्शन है, छोटे ट्रांजेक्शन्स है, उन सब में ये प्रिंसिपल्स बहुत काम आते हैं। और साथ में क्या होता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, मतलब कुछ अलग तरीके की लैंग्वेजेस, स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस होती है जो फिक्स होती है, और जितने भी रूल्स, मतलब प्रिंसिपल्स, जितने सेट रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स हमें यूज करने हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन करने के टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब अकाउंटिंग के नेचर कौन कौन से हो सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर कौन कौन से हो सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, जो सिद्धांत हैं, वो इतने इजी होने चाहिए, इतने अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए कि ताकि सामने वाला इसे समझ सके और हम इसे अच्छी तरह नोट कर सके या फिर हम इसे अच्छी तरह रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन मेड का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन मेड का मतलब हुआ कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, वो ह्यूमन मेड है, मतलब हम इंसानों ने ही उन्हें बनाया है। वो भी किससे? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। ये कहीं भी लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई पहले बना के चला गया, नहीं, इसे समय के साथ बनाते चले गए कि हाँ, अकाउंटिंग में हमें इस चीज की जरूरत पड़ती रहेगी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रिंसिपल्स आर स्टैटिक। अब इस प्रिंसिपल्स आर स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? तो देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है वो स्टैटिक नेचर के होते हैं, मतलब इजीली काउंटेबल, ठीक है, ताकि ये हर फर्म में, हर जगह, हर बिजनेस में, गवर्नमेंट में, पॉलिसीज में, हर चीज में इन प्रिंसिपल्स की यूज पड़ती है। दैट्स वाई इन्हें इतना सिंपल बनाया गया है ताकि ये हर फर्म में, बिजनेस में या फिर किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में यूज आ सके, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स आर स्टैटिक, प्रिंसिपल आर स्टैटिक के कुछ जनरल एक्सेप्टेंस है, कुछ जनरल एक्सेप्टेंस है जो बताते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें हम अब देखते हैं कि जनरल एक्सेप्टेंस कौन कौन सी हो सकती है। जनरल एक्सेप्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आता है रेलेवेंस।
रेलेवेंस का मतलब क्या हुआ? रेलेवेंस का मतलब हुआ कि देखो कोई भी जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है वो सब किसके अंदर, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना जरूरी है, तब तब जाके हमें एक रेलेवेंट रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, कि जरूरी, रेलेवेंट का मतलब क्या हुआ? जरूरी, कि हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो सब टाइम में होने चाहिए हमारी अकाउंटिंग बुक्स में। रेलेवेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, अब ये क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो होने चाहिए फ्री, किससे? अब फ्री तो होने चाहिए किससे? पर्सनल बायस से, या फिर कोई भी ऐसे जजमेंटल जिसमें कोई भी अनएप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ना हो। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। कैसे? कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है वो सब होने चाहिए बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सेट में, एक सेट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी का देखो एक मतलब होता है ये, फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो, जिससे वो है ना हर नेचर में, हर तरीके से, हर एनवायरमेंट में फिक्स बैठ सके और एक तरलता बनी रहे हमें हमारे ट्रांजेक्शन्स लिखने में, सिंपल वे में कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे देखते हैं अब कि हमें क्या देखना है। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ये मैंने लिख दिया क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आता है अकाउंटिंग अजम्पशन। फर्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग अजम्पशन या फिर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आता है क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं। चलिए, काफी सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस और रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिसमें से पहला कौन सा होगा? पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है? अब देखो एक एग्जांपल समझो कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि हमें ये 2 साल में बंद करना है, कि हम सिर्फ 2 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए बिजनेस को खोल रहे हैं? नहीं ना, हम ये सोच के करते हैं कि ये मेरा बिजनेस मैंने खोल रहा है, भले ही मेरे को प्रॉफिट ना हो रहा हो लेकिन मैं कम से कम 10 साल के लिए ये बिजनेस तो खोल के रखूंगा। लॉन्ग टर्म की सोचते हैं ना, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो कम से कम 10 साल मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए खोला जाएगा, वो चलेगा। तो जिस उसमें जब ट्रांजेक्शन भी किए जाते हैं ना, वो अज्यूम बेस किए जाते हैं कि अजम्पशन पे कि आने वाले टाइम में हम ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, हमारा इतना रिकॉर्ड हो सकता है, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब देखा जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बाद आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि लगातार करते रहना, उस चीज को अडॉप्ट करके रखना और कंटिन्यू करते जाना।
ठीक है, यही मतलब होता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी को हम डेप्रिसिएशन के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू? डेप्रिसिएशन के थ्रू। ठीक है, कैसे? अब सपोज 2018 मैंने 2018 में 1 लाख की कोई मशीन खरीदी। डेप्रिसिएशन किसके लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे या फर्नीचर पे। अब मैंने लैंड का नाम क्यों नहीं लिया? लैंड इसलिए नहीं लिया कि वो हमारी असेट तो है। यूजुअली डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? असेट्स पे, और लैंड हमारी असेट्स है, लेकिन लैंड हमेशा इंक्रीज होती है, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, कभी गिरती नहीं है। गिरती किसकी है? बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरीज की, इनकी। सपोज 2018 में मैंने 1 लाख की एक मशीन खरीदी। ठीक है, अब 2018 में जब मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, तो मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा कि कम से कम ये मशीन 5 साल कम से कम चली जाएगी। ठीक है, तो 5 साल का जब मैं स्क्रैप निकालूंगा, 5 साल का स्क्रैप निकालूंगा, तो सोचो कि हर साल कितना डेप लगता रहेगा। एक बार स्क्रैप वैल्यू निकाल के देखते कितनी। 1 लाख की मशीन और 5 साल, कितना? 20,000। 20,000 पर ईयर मेरा डेप लगता चला जाएगा। जस्ट अब देखो, 5 साल ले रहा हूं मैं, 2018 से 2019, 19 से 20, 21, 22, 23। ये 5 साल मैंने ले लिए, 1 2 3 4 5, 5 साल मैंने ले लिए। अब 2018 में 1 लाख की मशीन मैंने परचेज करी थी। डेप्रिसिएशन निकालने के अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन किस मेथड से हम निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के 1 2 3 4 5 6 7 8 मेथड्स डेप्रिसिएशन निकालने के होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन से मेथड से हम निकाल रहे हैं। कि जैसे मैंने 20,000 का डेप हमारा लग रहा था, तो मैंने यहाँ से 20,000 लेस कर दिए, कितने बचे? 80,000। आगे जाके 80,000, 20,000 इसमें से लेस किए, कितना आ गया? 60,000। आगे जाने के बाद 60,000 में से 20,000 मैंने और लेस किए, तो ये बच गया 40,000। चालीस हजार में से मैंने 20,000 लेस कर दिए, कितने बचे? 20,000। 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटाते। अब 20,000 हमारे 5th ईयर पे बचे। ठीक है, और 20,000 से लेस कर दिए, तो हमें 5 साल के बाद क्या मिला? 0। मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है 5 साल बाद। मतलब 1 2 3 4 5, 5 साल तक हमारी वो मशीन चल गई है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 8 मेथड्स होते हैं। 8 मेथड में से हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कि हमने यहाँ पे जैसे एक मेथड हमने यहाँ लगा दिया, या हमने दूसरा मेथड लगा दिया, यहाँ कोई दूसरा, यहाँ कोई दूसरा, यहाँ कोई दूसरा। अब कंसिस्टेंसी मेथड क्या बोलता है कि यार जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, कंसिस्टेंसी बना के रख रहे हो, तो जब आप इन पे डेप निकाल रहे हो, तो कोई एक मेथड से निकालो ना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बाद अब आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट अब आगे चल के बहुत बार पढ़ने वाले हो। जब हम एंट्रीज करेंगे ना, तब आपको ये काफ़ी बार देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम समझते हैं कि ये क्या बोलता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि देखो, कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या बोलता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे ट्रांजेक्शन आप कैश में दे रहे हो। कुछ ट्रांजेक्शन तो ऐसे भी होंगे जो आप क्रेडिट में दोगे, जैसे कि कोई उधार के टाइम पे, है ना। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब आप वो उधारी का भी कर रहे हो ना, तो आप क्या सोच रहे हो कि उस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि यार जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपन को क्या करना है इसमें, ये प्रिंसिपल ऐसे बोलता है कि जब आपके क्रेडिट बेस पे भी ट्रांजेक्शन होने लगे ना, तो ऑन द सेम डेट, उस टाइम पे ही है ना, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लो। अगर बात का है ना, तुम रखोगे ना, सीन रखोगे ऐसा कि हाँ बाद में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन तब तक है ना भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन बन रहे हैं, क्रेडिट हो कैश हो, उन सबको चलने दो, सेम चलने दो, सेम डेट पे रिकॉर्ड करते चलो, पैसा जब आएगा तब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए कंप्लीट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जितने भी थे।
काफ़ी सारी रिसर्च के बाद ये पता चला कि अकाउंटिंग, ये 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके बिना हमारी अकाउंटिंग अधूरी है, रिकॉर्ड नहीं हो सकते ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, इसके बाद हमारे पास आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जियो एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का ओनर कौन है? अंबानी, ठीक है। अंबानी इस कंपनी का ओनर है। तो ये कंपनी किसकी हुई? अंबानी की हो गई, अंबानी की कंपनी हुई। लेकिन अकाउंटेंसी क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपका बिजनेस और एक आप बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज है, दो अलग पर्सन है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बिजनेस को आर्टिफिशियल, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन का नेम दिया हुआ है। यानी कि देखो एक एग्जांपल लो कि जैसे जियो है, जियो हमें क्या प्रोवाइड करती है? नेटवर्क। जियो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कभी बाई चांस हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है, हमारे स्पीड लिमिट्स कम हो जाती है नेट चलाने की, है ना। तो क्या हम ऐसे बोलते हैं कि अंबानी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं कि जियो का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, जियो का नेटवर्क काम नहीं कर रहा। तो ये एक अलग एंटिटी और ये एक अलग एंटिटी हुई। इसने सिर्फ बिजनेस खड़ा किया है। नाम किसका है? एंटरप्राइज का एक ब्रांड नेम। तो एक अलग एंटिटी बन जाती है वो। हमेशा बिजनेस ओनर से हटके ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर्टाइटर्स होंगे हमारे, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, वो सब इसके थ्रू अपना जितना भी हिसाब होगा वो करती चली जाएगी। हमारे क्रेडिटर्स वगैरह होंगे, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने वो यहाँ से देखेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन करने यहाँ से देखेंगे, जितने भी क्रेडिटर आएंगे वो यहाँ से बात करके चले जाएंगे। यहाँ तक तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऐसे बोलता है कि बिजनेस ओनर से अलग है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसे रब कर देते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए, ऐसा ये प्रिंसिपल कहता है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपके अलग तरीके से होंगे, मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होंगे, नॉन मॉनेटरी के फॉर्म में नहीं होंगे, वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स वाले ट्रांजेक्शन्स ही इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके जितने भी टोटल, जितने भी रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखना हो, जितना भी हमें हिसाब करना हो, ट्रांजेक्शन देखने हो, एट द एंड कब देखेंगे? जब हमारा बिजनेस वाउंड अप हो चुका होगा। उसके बाद ही चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन्स आए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हो रहा है। ये सब हम तब कब कब चेक करेंगे? लास्ट में। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऐसे बोलता है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके ट्रांजेक्शन के लिए 12 मंथ्स आपको लेने जरूरी होते हैं। 12 मंथ्स के अंदर आपके ये ट्रांजेक्शन होते हैं और 12 मंथ्स के आखिरी में, 12th मंथ के आखिरी में आपका सारा
जो जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सारा आप आखिरी में देखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? स्पष्टता से दिखाना। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? स्पष्टता से दिखाना। मतलब क्या, हमारा बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हमारा जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, है ना, या फिर हमारे बिजनेस की जितने भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होगी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब डिस्क्लोज होनी किसको चाहिए? गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट को, प्रोप्राइटर्स को, क्रेडिटर्स को, ये सबको, इन सबको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस के सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी आपकी पॉलिसीज है, वो सब डिस्क्लोज होनी चाहिए। जितने भी आपकी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब पता होनी चाहिए गवर्नमेंट, एडिटर, प्रोप्राइटर्स एक्सेट्रा को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इस प्रिंसिपल को जब हम समझेंगे तो अपोजिट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, अपोजिट ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब अपोजिट कैसे हो चुका? अब ये अपोजिट कैसे हो सकता है? देखो, इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें हम देख रहे थे कि हमारी बिजनेस की जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब हमें ट्रांसपेरेंट रखनी है, हमारे आगे तक पता होना चाहिए गवर्नमेंट को, प्रोप्राइटर्स को और हमारे क्रेडिटर्स को, है ना। लेकिन मटेरियलिटी में क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। क्या होगी? हमारी जो इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमारे मतलब की नहीं है, बिजनेस के मतलब की नहीं है ना, उन सबको क्या करना है? साइड में हटाओ, साइड में हटा के रख दो। वो सब जरूरी नहीं है, आप दिखाओ, उन्हें मत दिखाओ, ठीक है। दिखाने का काम ये करेगा, यहाँ आप हटाओ, मत करो, कुछ भी मत दिखाओ, ये प्रिंसिपल बोलता है ऐसा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल अब क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल ऐसे बोलता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी लॉस हो रहे हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के लॉस हो रहे हैं, गेन्स नहीं, सिर्फ लॉस, उन सबको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। इसके अलावा जितने भी गेन्स होंगे ना, उन सबको आप रखो साइड में, उन सबको दिखाने की जरूरत नहीं। जो आपके लॉसेस है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करो। एंटिसिपेटेड लॉस जितने भी होंगे उन सबको आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है प्रिंसिपल वो है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल, या फिर इसका अलग से हम एक नाम और बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, है ना। अब कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे बिजनेस, कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि सपोज कि मैंने एक असेट परचेज करी, कितने की? 10 लाख की। कोई भी असेट हो सकती है, जरूरी नहीं कोई बिल्डिंग हो, मशीन, कोई भी असेट हो सकती है। जैसे मैंने कोई एक असेट परचेज करी 10 लाख की, ठीक है। कॉस्टिंग क्या थी मुझे? 10 लाख, है ना। अब थोड़े टाइम बाद, 2 साल बाद सपोज उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 20 लाख रुपए, बढ़कर हो गए 20 लाख रुपए। जब मैंने 2 साल बाद चेक किया, जब मैं उसे बेचने की सोच रहा था कि चलो इसको बेच देते, तब मैंने चेक किया कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी निकली है, तो वो मुझे पता चली कि 20 लाख की निकली है। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि इस चीज को हटाओ, इस चीज पे ध्यान मत दो। जब आप कोई सेट परचेस कर रहे हो, है ना, तो उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस को आपको रिकॉर्ड करना है। जब भी आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हिस्टोरिकल आपको इंफॉर्मेशन रखनी है उसकी, या फिर कॉस्ट
प्रिंसिपल, उसकी कॉस्टिंग देखनी है आपको कितनी की थी वो। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि आपके बिजनेस में आपकी जितनी भी कॉस्टिंग हुई है, जितनी भी कॉस्ट लगी है ना, उस सबको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, पहला तो ये। सेकंड क्या है कि जितनी कॉस्टिंग लगी है उसके हिसाब से जो आपके रेवेन्यूज बने पूरे ईयर में, उन रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, और फिर एट द एंड उन सबको आखिरी में मैच करके देखना कि क्या वो इक्वल चल रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी कॉस्टिंग का और रेवेन्यू का साथ में चलना, रिकॉग्नाइज करना उनको। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद, मैचिंग प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट और लास्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तब आपकी जब अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग में जब रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब आप किसी एक चीज को डेबिट करोगे तो सेकंड चीज ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी। मतलब क्या कहना चाहता है ये ऐसे बोलना चाहता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो हमेशा दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, कम से कम दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट कहता है कि जब भी आप किसी चीज को डेबिट कर रहे हो तो सेकंड वाली चीज अपने आप क्रेडिट होगी, या फिर क्रेडिट कर रहे हो तो आप सेकंड वाली चीज अपने आप डेबिट होगी। हमेशा रिकॉर्डिंग करते टाइम, अकाउंटिंग करते टाइम आपका दो अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा कम से कम। ठीक है, तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, नेचर्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देख लिया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, तीन मेन कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखे कि बिजनेस कौन, मतलब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से थे। होप आप सबको भी बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। क्या करना है, सिंपल सा है कि बस आपको इस चैप्टर की ये जितने प्रिंसिपल है इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और लिख के आना है। बहुत अच्छे से मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, सावधान इंडिया चैप्टर इसे आप बोल लो, मतलब लिख के रख लो, इसमें से क्वेश्चन जरूर से बन के आता है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन नीचे है, आराम से बेफिक्र होके जो भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।